नमस्कार। आज के इस आर्टिकल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो आर्टिकल है वो हमारी पॉलिटी से रिलेटेड है। जैसा कि आप देख रहे हो, जो संघीय व्यवस्था और जो गवर्नर की भूमिका है, इस संदर्भ में हम डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि जो राज्यपाल का जो पद है वो काफ़ी विवादास्पद रूप में हमने देखा है। आपको मैं बता दूं कि जो राज्यपाल की जो भूमिका है, इसको लेकर के हाल ही में केरल के अंदर जो राजनीतिक जो चुनी हुई जो लोकतांत्रिक सरकार है, उसके द्वारा जब दिल्ली के अंदर जो कृषि बिल जो पारित किए गए केंद्र सरकार द्वारा, और जो किसान जो आंदोलन चल रहा उससे रिलेटेड राज्यपाल से जब सत्र बुलाने का जो मंत्रिमंडल का जो प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को राज्यपाल ने खारिज कर दिया था। तो एक बार फिर जो राज्यपाल का जो पद है वो केंद्रीय एजेंट के रूप में सामने आया। आपको मैं बता दूं कि इससे ठीक पहले मध्य प्रदेश, कर्नाटक और जो महाराष्ट्र के अंदर जो राजनीतिक जो उठापटांग की जो घटना हुई थी, उसमें भी राज्यपाल ने संवैधानिक मूल्यों से ऊपर उठ करके जो निर्णय दिया था, और जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसको न चुन करके जो सेकंड नंबर की जो राजनीतिक पार्टी थी उसको सरकार बनाने का जो न्योता दिया था। तो वो एक राज्यपाल की जो भूमिका को लेकर के कहीं न कहीं प्रश्न जरूर खड़ा करता है। तो आज के इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि वास्तव में जो राज्यपाल का पद है वो वर्तमान संदर्भ में हम एक केंद्रीय एजेंट के रूप में देखते हैं कि नहीं देखते, इन सारे तमाम जो मुद्दों है उसके बारे में हम देखेंगे। और आप सभी लोग बने रहिएगा। और ये जो आर्टिकल्स है आपको एग्ज़ाम में ज़रूर पॉलिटी से रिलेटेड आपको ज़रूर मदद करेगा। तो अब देखते हैं। सबसे पहले अपनी चीज़ आप नोट करते हैं कि आपको सब पता है कि मैं बताऊंगी आज़ादी से लगा करके 1977 तक केंद्र और राज्य में जब सरकारें एक ही दल की थी, तब राज्यपाल की भूमिका अलग थी। लेकिन जैसे ही जब केंद्र पे आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी, और जब राज्यों के अंदर जब अलग सरकारें बनने लगी, तब राज्यपाल की भूमिका को लेकर के काफ़ी बदलाव आया। उस भूमिका को अपन देखते हैं कि केंद्र सरकार ये चाहती है कि राज्यपाल के माध्यम से वो राज्य के अंदर हस्तक्षेप करना चाहती है। आप जैसे मध्य प्रदेश को लेकर के, कर्नाटक को लेकर के और महाराष्ट्र के अंदर जो गतिविधि हुई हाल ही में, और अभी जो केरल के अंदर जो राज्यपाल की भूमिका सामने स्पष्ट रूप से आ गई है कि राज्यपाल वास्तव में केंद्रीय एजेंट के तौर पर ही कार्य करता है। तो इस संदर्भ में हम आज इस आर्टिकल में अच्छे लेवल से समझेंगे कि हमारा संविधान क्या कहता है। इसके अलावा राज्यपाल की जो इस भूमिका को लेकर के जो केंद्र और राज्य के जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसको लेकर के आज तक कितनी कमेटियां बनी हैं और कमेटियों में क्या राज्यपाल की भूमिका को इंगित किया, इन सारे तमाम मुद्दों को हम इस और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, हमारे संविधान की बात करते हैं। तो आपको मैं बताऊं, हमारे संविधान के अंदर जो फेडरलिज्म है, जो फेडरल सिस्टम है, उसकी बात करते हैं। तो गवर्नर की अपन बात करते हैं, तो आपको पता है गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल 163। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 163। तो आर्टिकल 163 के अंदर क्या लिखा हुआ है, आप सबको पता है कि आर्टिकल 163 के अंदर यानी मंत्रिमंडल के सुझाव के आधार पर राज्यपाल कार्य करेगा। कहने का मतलब है राज्यपाल को राज्य जो मंत्रिमंडल है उसके सुझाव और उसकी सहायता के लिए कार्य, जो भी उसकी सुझाव होते हैं उसके अनुसार उनको कार्य करना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 163 ये कहता है कि राज्यपाल को जो भी मंत्रिमंडल है उसकी सुझाव के आधार पर ही क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। ये चीज़ आर्टिकल 163 में बताई हुई है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस तरह से जब चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार, जो कि राज्य के अंदर अपने राज्य के अंदर जो चुनी हुई जो लोकतांत्रिक सरकार है वो बिल्कुल संप्रभु है, तब आपको बताऊं कि जब केंद्र और राज्य में जब अलग अलग सरकारें होती है, तब केंद्र सरकार चाहती है कि वो राज्यपाल के माध्यम से राज्य में क्या करे, हस्तक्षेप करे। इस माध्यम से तो राज्यपाल का जो पद है वो केंद्रीय एजेंट के तौर पर देखा जाता है। राजस्थान की बात करें तो आपको पता है कि कोरोना महामारी के समय जब अशोक गहलोत की सरकार ने, मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित करके राज्यपाल के पास भेजा कि कोरोना काल में सदन को बुलाया जाए, विधानसभा
सत्र को आहूत किया जाए। तो इस संदर्भ में फाइलें 2-3 बार आती गई, लेकिन राज्यपाल महोदय द्वारा उसके ऊपर डिसीजन नहीं लेना, जब वो एक अवधि बताना कि भाई कम से कम इतनी अवधि से पहले आपको फाइल भेजनी, ये सारी जो तमाम जो चीज़ें थी हमने देखी। और वास्तव में उस समय भी जो गवर्नर की भूमिका है वो भी काफ़ी संदिग्ध लगी और एक केंद्रीय एजेंट के तौर पर देखी गई। कई हमारे ऐसे संविधान जो विशेषज्ञ हैं उनका भी ऐसा मानना है कि जो राज्यपाल की भूमिका है काफ़ी बदल गई। स्वतंत्रता के बाद और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो राज्यपाल की भूमिका वास्तव में एक केंद्रीय एजेंट के तौर पे सामने आई है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि राज्यपाल के हस्तक्षेप की प्रकृति क्या क्या। देखिए किस किस माध्यम से वह हस्तक्षेप कर सकता है। अपन प्रकृति की बात करते हैं तो आपको मैं बताऊं, प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति के संदर्भ में आपसे मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से जैसे मुख्यमंत्री का चयन है, जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं सीएम का चयन, सीएम का चयन, ठीक है। एक चीज़ तो क्या हो गया, प्रकृति के संदर्भ में अपन देखते हैं, चयन के संदर्भ में देखते हैं तो सीएम का जो चयन है इसको लेकर के भी हस्तक्षेप की जो संभावना रहती है, जो अपन देख सकते हैं कि इस माध्यम से भी हस्तक्षेप हो सकता है। इसके अलावा आपको पता है कि जब राज्य सरकार जब कोई भी बिल है जो उसको विधान मंडल से पारित करने के बाद जब इनके पास बिल से रिलेटेड, ठीक है, तो स्वीकृति के लिए जब बिल राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है या राष्ट्रपति के पास भेज देता है। इस तरह के जो मामले हैं, राष्ट्रपति के पास बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना, बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना आर्टिकल 200 के तहत 201 के तहत, ठीक है, ये जो तमाम चीज़ें हैं, सीएम का चयन है, बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना। अभी आपको पता है कि राजस्थान के अंदर जो 3 केंद्रीय कृषि बिल है उसको लेकर के जब नए 3 बिल पारित किए गए और इस बिल को स्वीकृति के लिए जब राज्यपाल महोदय के पास भेजा गया तो उसमें भी ये चीज़ सामने आई कि स्वीकृति को लेकर के एक जो समय सीमा होती, चूँकि आपको पता है कि वैसे जो अपने जैसे केंद्र की बात करते हैं तो राज्यसभा और लोकसभा से पारित होने के बाद जो बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो सामान्यतः उस बिल में राष्ट्रपति स्वीकृति देते हैं। और कई बार क्या है कि पुनर्विचार के लिए जब वापस भेज देते हैं तो दोबारा से संसद जब इसको पारित करके भेजती है तो उस संदर्भ में राष्ट्रपति को स्वीकृति देना बहुत अनिवार्य है। निलंबनकारी जो वीटो है वो चीज़ भी अपन देखते हैं। तो इस तरह से जो प्रकृति की बात करते हैं तो सीएम का चयन है, बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना है। इसके अलावा आपको पता है कि जब राज्य के अंदर विपक्षी दलों की जब सरकार होती है उस संदर्भ में केंद्र क्या करता है, बार बार आर्टिकल 365 का प्रयोग करना। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें क्या करती है कि राज्यपाल की जो हस्तक्षेप की जो प्रकृति है उस प्रकृति के बारे में हमारा ध्यान इस ओर इंगित करती है। ये चीज़ अपन ने देखी है और वर्तमान संदर्भ में उदाहरण आपके सामने ही है और आप देख ही रहे हो। इस तरह से जो भूमिका है उसके अंदर काफ़ी बदलाव है। अब अपन बात करते हैं कि जो गवर्नर की भूमिका है उसमें हमारा संविधान क्या कहता है। इसके अलावा आज तक जितनी भी केंद्र और राज्यों के जो रिलेशन है उसको लेकर के जो जो समितियां बनी हैं उस समितियों का क्या सुझाव है उसके बारे में अपन थोड़ा सा देखना चाहेंगे। तो देखिए प्रकृति के बाद में अपन बात करते हैं गवर्नर की भूमिका की बात करते हैं तो भूमिका के संदर्भ में अपन थोड़ा सा देखना चाहेंगे। तो भूमिका में सबसे पहले अपन बात करते हैं संविधान की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। तो संविधान की बात करते हैं तो संविधान की मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान का क्या मत है। आपको पता है कि हमारा जो संविधान कहता है कि कोई भी कहने का मतलब है कोई भी संप्रभु सरकार है, चूँकि वो राज्य में अपने आप संप्रभु होती है, तो संप्रभु सरकार चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार, जब चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को अपन गलत तरीके से कह सकते हैं या फिर जो उसको डिसीजन जो लेना चाहिए उसके फैसलों को पलटना या उस जो सरकार चाह रही है जनहित में जो काम करना उस फैसले पर अपन ऊपरी दबाव या कह सकते हैं कि केंद्र का जो दबाव है उस दबाव में अपन जो भी निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय अपने आप में सही नहीं, क्योंकि आपको पता है मैं पहले ही बता चुका हूँ आर्टिकल 163 के अंदर मंत्रिमंडल का जो सुझाव है उस आधार पर राज्यपाल को काम करना पड़ता है। और अपन ये भी देखते हैं कि राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख होता है। तो उस स्थिति को भी अपन जब
देखते हैं तो उसमें सामने आता है कि वास्तव में जो अब गवर्नर का जो पद है, उस पद को हमेशा जो चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार है उसके सुझाव, उसके जो भी निर्णय होते उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। ये चीज़ हम संविधान में देखते हैं। इसके बाद में आपको मैं थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि अपन देखते हैं कि कई सारी कमेटियाँ भी बनती है। इसके संदर्भ में देखते हैं कि भाई केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर भी काफ़ी तनातनी रहती है। तो ये अपन कह सकते हैं कि राज्यपाल की जो भूमिका है, उस भूमिका में कहीं न कहीं केंद्र का जो हस्तक्षेप है वो भी अपने आप में कई बार सामने आता है। तो उस संदर्भ में अपन देखते हैं कि विभिन्न जो केंद्र राज्य जो संबंध है उस पर कौन कौन सी कमेटियाँ बनी। देखिए आप, केंद्र राज्यों के संबंध में कमेटी, ठीक है। अब देखिए कमेटी की बात करते हैं तो कमेटी के संदर्भ में आपको पता है 1968 के अंदर आपको पता है कि एक प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, 1968 का, ठीक है, 67 से 68 मान लो, प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट ARC, ठीक है। तो इस प्रशासनिक सुधार आयोग में भी जो केंद्र राज्य संबंध है, इस संबंध को बिल्कुल अच्छे तरीके से दृष्टिगोचर किया गया है। इसके अलावा आपको पता है कि एक समिति बनी थी 1969 के अंदर, राज मनोहर समिति। क्या नाम था? 1969 की राज मनोहर समिति, ठीक है। तो इस समिति ने भी केंद्र राज्य संबंधों के बारे में विस्तृत डिस्कस किया था। उसके संदर्भ में बताया था कि भाई राज्यपाल की जो भूमिका है काफ़ी बदल गई है वर्तमान संदर्भ में। और इसके साथ साथ आपको पता है कि मैं देखना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि सरकारी आयोग, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है 1988, 83 से 88 कर दीजिए आप, 83 से 88 सरकारी आयोग, सरकारी आयोग। अब देखिए सरकारी आयोग की बात करता हूं, क्योंकि सरकारी आयोग ने एक चीज बताई थी कि राज्यपाल को, ध्यान रखिए, राज्यपाल को ये संज्ञान में होना चाहिए कि राज्य में सरकार बननी चाहिए। राज्य में सरकार बनने, ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि सरकार बननी चाहिए, कैसे बने, ये चीज़ नहीं हो, सरकार बने। अब सरकार बनने के लिए राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं। उस विवेकाधीन शक्तियों की अपन बात करते हैं कि वास्तव में राज्यपाल को निर्णय लेना है, वो सरकार के हित में हो, जो लोकतांत्रिक सरकार है निष्पक्ष रूप से बिल्कुल तर्कसंगत होना चाहिए। तो उसको लेकर के सरकारी आयोग ने भी केंद्र राज्य संबंधों के बारे में ये बात बताई। इसके साथ साथ आपको बताऊं कि केंद्र राज्य संबंधों में एक और कमेटी आती है, 2007 की जो कमेटी है, 2007 में बनी, 2007 में MM पुंछी आयोग। कौन सा आयोग? MM पुंछी आयोग। ये भी केंद्र राज्य संबंधों की बात करता है। MM पुंछी आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। RAS मुख्य परीक्षा 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि MM पुंछी आयोग की क्या रिकमेंडेशन थी केंद्र राज्य संबंध को लेकर के, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान संदर्भ में केंद्र राज्य जो संबंध है, जिसमें हम सबसे ज़्यादा जो विवादास्पद पद देखते हैं राज्यपाल की जो भूमिका को लेकर के, हमेशा ये चीज़ सामने आती है। तो उस संदर्भ में कई सारी कमेटियां बनी हैं। इन कमेटियों ने कई सारी रिपोर्टें दी है कि वास्तव में जो जब स्वतंत्रता से लेकर के 77 तक के दोनों स्तरों पे जब एक ही दल की सरकार थी, तो उसमें बहुत कम ये चीज़ देखी जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में जब अलग अलग सरकारें बनने लगी, केंद्र स्तर पर अलग दल की है, राज्यों में अलग दल की सरकार जब बनने लगी, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ये जो विवाद का मुद्दा है, जो हस्तक्षेप का मुद्दा है, ये बहुत ज़्यादा सामने आना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि क्या राज्यपाल कि जो अपन कह सकते हैं कि राज्यपाल को जब नियुक्ति होती है, उस नियुक्ति पैटर्न में भी चेंज होना चाहिए। क्या राज्यपाल के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट का निर्धारण किया जाना चाहिए? तो ये सारी चीज़ अपन देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि संघवाद की जो भावना है, केंद्र राज्य संबंधों की बात करें, जब हमारे संघवाद, हमारे फेडरलिज्म को हमको मजबूत बनाना है, केंद्र राज्य संबंध को मजबूत बनाना, तभी हम कह सकते हैं कि हमारी जो संघीय भावना है, हमारे लोकतंत्र के अंदर जो संघीय भावना, वही परिपक्व हो पाएगी।
कहने का मतलब ये है कि जब केंद्र राज्य संबंध जब बढ़िया होंगे, अच्छे संबंध होंगे, तब अपन कह सकते हैं कि हमारी जो लोकतांत्रिक है, चुनी हुई जो लोकतांत्रिक सरकार है, जिसके अंतर्गत हमें अपने विवेक से, अपने कह सकते हैं कि बिना किसी दबाव के जो अपन निर्णय लेते हैं चुनी हुई सरकार के, या उसके जो भी डिसीजन होते हैं उसके अनुसार हम चलते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि जो संघवाद की जो भावना है उसको अपन तभी चरितार्थ कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें एक प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया है, उसमें सुधार होना चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार। अब इसमें क्या सुधार होना चाहिए, इसमें आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। अभी आपको पता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा एक वारंट जारी किया जाता है, उसके माध्यम से किसकी नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल की। तब ये चीज़ सामने आती है कि राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर के, जब आपको पता है कि राष्ट्रपति के पास नाम मात्र शक्तियाँ होती है, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के आधार पर जब कार्य करते हैं, तो उस स्थिति में कई समितियों ने ये कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक विधायिका के द्वारा अलग से एक पैनल गठित होना चाहिए। देखिए, नियुक्ति के संदर्भ में क्या कहा? विधायिका द्वारा एक पैनल के माध्यम से, ठीक है, किसके माध्यम से? एक पैनल के माध्यम से होनी चाहिए, जिसमें एक निष्पक्ष, कह सकते हैं कि जिस तरह से आपको पता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, उनको पता है जब केंद्रीय सरकार जो चीज़ चाहती है और जो हस्तक्षेप करना चाहती है, उसके अनुसार जब संबंधित राज्यों के राज्यपाल जब निर्णय या डिसीजन नहीं लेते, तो उस संदर्भ में कह सकते हैं कि इसका जो पद है वो राज्यपाल के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, तो कभी भी इनको अपने पद से हटा सकते हैं। तो ये चीज़ लोकतांत्रिक मूल्यों को कहीं न कहीं जरूर थोड़ा सा कह सकते हैं कि उनके मूल्यों में कुछ अपन कह सकते हैं कि लेवल होता है एक मूल्यों का, एक पद का, तो उस लेवल में कहीं न कहीं संवैधानिक जो अस्तित्व अपन देखते हैं उसमें ज़रूर कहीं न कहीं हमारे संविधान की जो मौलिकता है, संविधान का जो संघीय जो भावना है, उनमें कहीं न कहीं चोट लगती है। तो ये कह सकते हैं कि सबसे जो ज़्यादा सुधार होना चाहिए वो सुधार किस में होना चाहिए? राष्ट्रपति, जो राज्यपाल की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिसमें सारा का सारा प्रभुत्व एक केंद्रीय सरकार का होता है, जो चाहती है उसको उसके अनुसार डिसीजन जो कर सकती है, उसमें थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। हमारी विधायिका द्वारा एक ऐसा पैनल होना चाहिए, उस पैनल के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके साथ साथ राज्यपाल के लिए भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। देखिए, राज्यपाल के लिए आचार संहिता होनी चाहिए। देखिए, राज्यपाल के लिए आचार संहिता, ठीक है। इसमें भी कई बार क्या होता है कि जो विवेकाधीन शक्तियां हैं उसको लेकर के, या फिर जब आपको पता है कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, उस स्थिति में राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है, या फिर राज्य के अंदर जब सीएम की किसी कारणवश जब मृत्यु हो जाती, उस संदर्भ में भी वो अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे रहते हैं, तो उस संदर्भ में वास्तव में इन राज्यपाल जो गवर्नर की जो भूमिका है या गवर्नर का जो पद है, उनके लिए क्या आचार नियमों का या कोड ऑफ कंडक्ट का निर्धारण हमारे संविधान में या फिर किया जाना चाहिए कि उसके सुझाव के अनुसार जो भी कह सकते हैं कि चुनी हुई जो लोकतांत्रिक सरकार है, उनके जो भी निर्णय होते हैं, उनके जो भी डिसीजन होते हैं, उनके जो भी कार्य होते हैं, उसके अनुसार उनको डिसीजन लेना चाहिए। वास्तव में ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब अपन एक चीज़ देखते हैं कि भविष्य के अंदर मान लो इस तरह से जो केंद्र और राज्य के बीच में जो इस तरह से तनातनी होती है केंद्रीय एजेंट के रूप में, तो इस भूमिका के अंदर क्या और बढ़िया तरीके से सुधार हो सकता है? क्या हमारे लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है इसको हम कैसे मजबूत कर पाएँ? तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह का जो अनावश्यक एक दल द्वारा दूसरे दल पर या दूसरी जो संवैधानिक मूल्यों से चुनी हुई सरकार है उस पर हस्तक्षेप करना
ये कहीं न कहीं हमारे जो संविधान है उसकी जो मूल भावना है उसके अनुरूप नहीं है। तो इस तरह से आज का जो ये आर्टिकल था, इस आर्टिकल में मैंने आपको थोड़ा सा जो राज्यपाल की जो भूमिका है और जो हमारा जो फेडरल सिस्टम है उसको थोड़ा सा आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताया। और हो सकता है कि इस आर्टिकल से रिलेटेड आपके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए, इसके बाद में राज्यपाल की जो भूमिका है, इसके साथ साथ क्या राज्यपाल को जो चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों के अनुसार काम करना चाहिए या फिर केंद्रीय एजेंट के थ्रू काम करना चाहिए। कई सारे जो मुद्दे बन सकते हैं, जो काफ़ी सारी अभी वर्तमान संदर्भ में कई राज्यों में ऐसा चल रहा है, तो उस हिसाब से ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। आप ज़रूर इस आर्टिकल को सुनिए, आगे से आगे शेयर करिए। धन्यवाद।